नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और स्वागत कर लेते हैं अवनीश पी एन शर्मा जी का। वो जुड़ गए हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। अवनीश जी, काली ड्रेस फिर निकल आई है। एक बार का खर्चा बार बार काम आ रहा है। पहले भी आए थे, फिर तय करके रख दी थी, क्योंकि इनको पता है कि बार बार ये ड्रेस, ये रिहर्सल, ये सब करना ही है। तो आज फिर काले कपड़े, काली ड्रेस, और अब तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के हाथों में भी काली चादरें, शॉल वगैरह पकड़ा दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। कोई अंतर दिखाई दे रहा है इनकी कुल स्क्रिप्ट में, या उसी को रिपीट करते जा रहे हैं, वही गलतियां रिपीट करते जा रहे हैं? जब पहले इससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बिल्कुल सर। दरअसल इनका संसदीय आचरण आप देख लीजिए इन तमाम सालों में, वो नकारात्मक ही रहा है। इसमें तो कोई मतलब शंका रही ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि इस समय कोई बड़ा एक नया डेवलपमेंट हुआ है और इस देश का विपक्ष वो संसद में इतना मतलब विद्रूप व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं, ये तो इनकी रवायत हो गई है पिछले इन तमाम सालों में। अलग अलग तरीके का मेकअप और अलग अलग तरीके का गेटअप, बस इतना ही फर्क है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। कभी तस्वीरें हमारे आराध्यों की वो गलत संदर्भों के साथ और ऊट पटांग संदर्भों के साथ, खुद राहुल गांधी मतलब चाय का कप लेके, तो गंभीरता न व्यवहार की और गंभीरता न मुद्दों की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इसी सत्र की शुरुआत में कहते हैं कि भाई तर्कों तथ्यों के साथ आइए और अपनी बात रखिए। विपक्ष चुनाव मोदी से लड़ नहीं पा रहा, जीतना तो छोड़ दीजिए, लड़ नहीं पा रहा। 240 का ताना देते थे और ऐसा लग रहा था कि 240 के बाद ये क्या कर देंगे, बल्कि राहुल गांधी तो घोषणा कई बार कर चुके हैं कि फलाने समय तक नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल, हालांकि गंभीरता से कितने लोग लेते हैं केजरीवाल को, लेकिन अमुक समय के बाद नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये तमाम चीजें। लेकिन 240 के बाद भी ये सरकार तो ये रुख दिखा रही है कि बड़े बड़े काम जो कि संसद के द्वारा कराने जाने हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन का हो, चाहे वो महिला आरक्षण का हो, और 2/3 मेजोरिटी की तरफ काम करते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा टीएमसी से टूटे हुए धड़े को अपने अंदर शामिल नहीं करा के, बल्कि एक त्रिपुरा वाली वो पार्टी में कराया। यानी ये कुल व्यवस्थाएं आप तीन, अभी जो बंगाल से त्यागपत्र देने के बाद राज्यसभा में देखिए, राजीव गांधी के बाद ये पहली बार हुआ है कि 117 की संख्या सांसदों की राज्यसभा में सबसे बड़ी वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो 240 के सापेक्ष काम के लिहाज से नरेंद्र मोदी सरकार या केंद्र सरकार तो दूसरे रास्ते पर चल रही है। दूसरा, आपके पास क्या है, जैसा आपने कहा कि भाई हर बार तुम्हारा केवल गेटअप चेंज हो रहा है, अवार्ड वापसी। मैं कहता हूं 2014 में ये सरकार आने के तुरंत बाद 2015 में अवार्ड वापसी के बहाने आपने किस तरीके से एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। लेकिन ये भी गवाह है कि उसी अवार्ड वापसी के बाद दिल्ली के जो राजपथ था उस पर हजारों लोग केवल सोशल मीडिया, आज इस काकरोच जनता पार्टी और सोशल मीडिया के जरिए एक सो कॉल्ड आंदोलन खड़ा होने की बात कही जा रही है। लेकिन अवार्ड वापसी के सापेक्ष जो है वो राष्ट्रवादी उतर पड़े थे हजारों की संख्या में। मैं खुद वहां पर गया था और ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हुआ था, सोशल मीडिया के फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जब हजारों लोग राजपथ पर उतर गए थे और कई सारे उसमें अनुपम खेर से लेके तमाम जो लोग थे। तो सवाल ये होता है सर कि आप एक तरफ इस तरह की बात करते हैं कि हम क्रांति करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय इस देश में किसी तरह के आंदोलन का कोई भाव नहीं है। आप देखिए कौन ऐसा है जो जिस नाम से ये कथित प्रदर्शन खड़ा किया गया सीजेपी वाला, उससे कौन गैर इत्तेफाकी रखता है। लेकिन क्या ये नीट के बच्चों के लिए ही था? नहीं था। अब सड़क हो चाहे संसद हो, इन दोनों जगहों पर विपक्ष के पास कोई कंस्ट्रक्टिव मुद्दा नहीं है। आप देखिए इनके पास अपना मुद्दा है। कल
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राहुल गांधी के बारे में क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि मोदी ने बैठा दिया राहुल गांधी को अपने घर के सामने। गजब। यहां एक बिल्कुल हल्के तरीके से शुरू किया गया नीट के बच्चों के नाम पर ये जो सो कॉल्ड आंदोलन था, उससे अपने लाइमलाइट को चुराने की ये स्थिति हो गई है राहुल गांधी की या आम आदमी पार्टी के लोगों को। आप सोचिए भाई, ये जमे जमाए विपक्ष हैं ना इस देश के, और इनको उस दीप के नाम के लड़के के उस कथित तमाशे से, वहां से जो है उनको अपने मुद्दे की तलाश करनी पड़ रही है, अपने आप को दिखाने की जरूरत पड़ रही है। इसमें नीट का कहां से कोई मुद्दा है? नीट का तो कोई मुद्दा नहीं। आप देखिए इसी सोशल मीडिया पर तमाम वो वीडियो टहल रहे हैं जहां कोटा के बच्चे नीट की सफलता के बाद अपना जश्न मना रहे हैं, वो अपने एडमिशन की तैयारियों में लगे हैं। तो सर मुझे लगता है कि इस देश का विपक्ष संसद में भी अभिशप्त है इसी तरह के व्यवहार के लिए, और उसी के साथ सड़क पर भी। इनके पास मुद्दे बिल्कुल नहीं है, न कोई इनके पास टाइमिंग है। अभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव की आपने बात कही, उनका जो एक्टिव होना है, तो सर उनका एक्टिव होना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो केंद्र में मोदी के सामने विपक्ष की स्थिति है, वही स्थिति काम से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके परफॉर्मेंस के मामले में योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में है, जिसका उनको सामना करना है। अब राहुल गांधी के ऊपर वो लदेंगे या उनके ऊपर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में लदेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों की समाप्ति की ओर लगातार अग्रसर हैं। बिहार में उन्होंने तेजस्वी के साथ किया, ममता के साथ अभी अभी करके आए। तो मुझे लगता है कि मोदी और आंदोलन सर कोई भी हो, या आप किसी भी तरह का एक विपक्ष के रूप में बड़ी चीज खड़ी कर सकते हैं, तो भाई अगर ठीक है अन्ना आंदोलन के बाद जो है उसका जो प्रोडक्ट निकला वो बहुत विद्रूप प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल के रूप में निकला, लेकिन उस समय जनता ने अपना जुड़ाव क्यों महसूस किया? क्योंकि यूपीए 2 के वो जो हाई लेवल का आपका भ्रष्टाचार था, उसके प्रति एक सेंटिमेंट था जनता का। नरेंद्र मोदी सरकार 14 साल के बाद भी अभी भी किसी भी तरह के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को, बल्कि इन्होंने प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर में बदला है। जो आदमी लगातार परफॉर्म कर रहा है, जिसकी सरकार के वजह से समाज के अंतिम आदमी के जीवन में बदलाव आया है, भाई उसके घर में शौचालय बना है, उसका घर पक्का हुआ है जो अभावग्रस्त था, उसको राशन मिल रहा, उसको उज्ज्वला जैसी योजना मिल रही, उसको साफ पानी पीने को मिल रहा है, उसको आयुष्मान की योजना मिल रही है। और जिन राज्यों में, मैं बंगाल का उदाहरण लेना चाहूंगा, जिन राज्यों में ये सारी चीजें रोकी गई थी, लाभ नहीं मिल पा रहा था, चूंकि सूचना क्रांति है, लोगों को पता है कि भाई हमारे राज्य में ये स्कीम नहीं लागू हो रही है, दूसरे राज्य में ये स्कीम लागू है। आप देखिए डबल इंजन सरकारों का लगातार बढ़ते जाना क्यों है? क्योंकि सारे लोग उन योजनाओं से आच्छादित होना चाहते हैं। ये एक परफॉर्मर प्रधानमंत्री और उसकी सरकार है जो लोगों के, चाहे वो गुणात्मक रूप से हर क्षेत्र में, आप देखिए कुछ अच्छा ऐसा तो है नहीं कि पेपर लीक कोई नई समस्या है, जनता भी यह जानती है। अब तो सोशल मीडिया पे प्रियंका गांधी के वो राजस्थान के सरकार के बारे में पेपर लीक के वो तमाम वीडियो को घूम रहा है। तो जनता जान रही है कि आप राम मंदिर वाला एक और उदाहरण आप देखिए, लोगों को बहुत दुख हुआ, किसको दुख नहीं हुआ? मुझ जैसे व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, आज भी होता है कि हाय रे, हम अभागे हिंदू, हमारे इतने तपस्या से, इतने बलिदान से बने मंदिर में भी आखिर कोई और तो आके चोरी नहीं किया, ये सनातनी अपने आप को कहेंगे ना, उन्होंने चोरी किया इस तरह से। लेकिन जब विपक्ष ने इसको योगी और मोदी से जोड़ने की कोशिश की, जब सरकार से जोड़ने की कोशिश की, जनता के मन में ये नहीं था। जनता ने कहा कि ठीक है, इस पर नहीं करेंगे, यही दंड दिलाएंगे। तो ये एक क्रेडिबिलिटी वाली बात है जो इस मामले में भी कि हाँ, परीक्षाएं आप सोचिए 40 दिनों में ही परीक्षा दोबारा हुई, सफलता से हुई, बिना किसी लीक की हुई, और बच्चे उस पर उसके रिजल्ट की खुशियां मना रहे हैं। तो जनता के बीच आप अगर गुस्सा टटोलेंगे तो इस सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है, तो ऐसे में अगर आप कोई भी आंदोलन
और उसको सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। संसद में आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। और ये तमाशे तो इनके चलेंगे, इन्होंने तमाशे के अलावा और देश को दिया क्या है पिछले इन तमाम सालों में जब ये विपक्ष में है। तो वो आंदोलन की जो ये बार बार चाह खोज रहे हैं, बांग्लादेश दोहराते दोहराते, नेपाल दोहराते दोहराते, इनको समझ में ये नहीं आ रहा है अभी तक कि वह रसायन भारत में इस मौजूदा सरकार के खिलाफ मौजूद नहीं है। आपने बहुत कोशिश कर ली कि ये इलेक्शन रिगिंग, वोट चोरी आपका फ्लॉप हो गया, तमाम चीजें आपकी फ्लॉप हो गई। अब आप छात्रों के नाम पर टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के और गाड़ियों में आग लगाने वाले वो नीट के बच्चे हैं, आप इन छात्रों की बात करते हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर टहल नहीं रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के नारे। अच्छा, आपने सारे अवयव जितने भी हैं उनको कौन कौन को आपको आया भाई? सीता का अपमान आपने अपने स्टेज पे करा लिया, अल्लाह केवल रहेगा बाकी किसी की जगह नहीं रहेगी, ये आपने अपने मंच पे करा लिया, आपने सब तो करा लिया और उसको आप सपोर्ट देने पहुंच गए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश का मिजाज बिल्कुल दूसरी तरफ चला जा चुका है। बहुसंख्यक अपना संवर्धन देख रहा है, साथ में विकास देख रहा है। जब ये दोनों चीजें एक साथ चल रही तो भाई साहब वो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों रहेगा वो? जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने रख दिए हैं। आपने एक कहा कि संजय सिंह ने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी कि नरेंद्र मोदी ने उनको वहां बैठा दिया। ये क्या बहाना पेपर लीक है और पंजाब की जमीन बचाने की और गंवाई हुई जमीन पाने की लड़ाई है दोनों के बीच में, राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में? सर दरअसल इस समय जितनी भी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उधर आम आदमी भी लड़ रही है कांग्रेस से। कारण यह है कि कोई भी चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है, पंजाब के मामले में भाजपा की जरा एक दूसरी स्थिति है, लेकिन वहां भी अगर आप देखेगा तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें लगातार उसका मत प्रतिशत बढ़ रहा है। और ये बंगाल की याद दिलाता है धीरे धीरे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की जगह बनाई वेस्ट बंगाल में। यही पैटर्न वहां है। दूसरा एक पैटर्न और जिस पर भाजपा काम कर रही है, भाजपा जो 40-42% वहां दलित आबादी है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ी दलित आबादी पंजाब की है, और वहां पर 10-12% जो जट सिखों का डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में। बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में एक बनाम 36 वाली राजनीति करके, तो वही राजनीति यहाँ हिंदुओं के टॉपअप के साथ इस पर भाजपा काम कर रही है। यहां तक कि 1-2% वोट सहेजने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू का संगठन जिले जिले पूरे पंजाब में एक्टिव करा दिया और बड़े ठीक ठाक तरीके से एक्टिव करा दिया। तो ये अब बीजेपी का हमने एक पैटर्न देखा है कि उसका वोट शेयर जो है वो इंटैक्ट रहता है। ये हमने बंगाल में भी देखा, भले 21 में सरकार नहीं बनी लेकिन वोट शेयर इंटैक्ट रहा। उस पर थोड़ा टॉपअप लगा, ऐसा थोड़ी ना 2 गुना हो गया 4 गुना हो गया, उस पर थोड़ा टॉपअप लगा और इस बार ये रिजल्ट आ गया। तो बीजेपी का एक वोट शेयर भले वो अभी अंडर डेवलपमेंट हो पंजाब में, क्योंकि अभी भी ये सही बात है कि पंजाब में पूरी तरह काडर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चन्नी वाला एक मामला चल रहा है और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि हालांकि चन्नी ने उसको खारिज किया, लेकिन भाजपा इस तरह के प्रयोग करती रही है और बड़े बड़े प्रयोग किया है। उसने हेमंता बिश्वा शर्मा जैसा प्रयोग, उसने शुभेंदु अधिकारी जैसा प्रयोग किया है। तो एक ये सुगबुगाहट से और कांग्रेस का अंतर्कलह, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, जो एक तरह से नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के खिलाफ वोट है, चाहे वो कोई प्रदेश हो, पंजाब ही क्यों ना हो, उनमें ही बंटवारा होना है। तो इसलिए ये इंटरनल लड़ाई, और आपने कल उसको देखा ही कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने रिएक्ट किया ट्विटर पे राहुल गांधी के इस पूरे धरने को। तो ये उसकी भी लड़ाई है। अखिलेश का इसमें इंटेक इसीलिए बन जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मामला वही है। तो अभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी को ले लीजिए पंजाब में, और चाहे आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए यहाँ उत्तर प्रदेश में, इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है। बीजेपी से पहले इनकी लड़ाई कांग्रेस से है, इनकी लड़ाई आपस में बसपा से है।
क्योंकि बसपा भी इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम एक्टिव होके, इन पिछले चुनाव से कई गुना ज्यादा एक्टिव होके वो इलेक्शन लड़ रही है। और बहन जी ने अब जो ये भीम आर्मी है उसके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया है और अपने संगठन को बहुत वो एक्टिव कर रही हैं। तो पीडीए में जो भी मामला बनता है वो, अगर मायावती जी एक्टिव होती हैं तो वो भी नुकसान अखिलेश यादव के ही उस टारगेट वोट बैंक पे करेंगी और कांग्रेस के ही वोट बैंक पे करेंगी। तो मतों का बिखराव और मतों को हासिल करने की होड़ विपक्ष यानी बीजेपी के खिलाफ जो वोट मौजूद हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उसकी लड़ाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पहले आपसी लड़ाई है और बीजेपी की तैयारी एक तरह से अलग है। वो तो एक दूसरे तरह की लड़ाई कराने का प्रयास कर रही है पंजाब में। अब क्या रिजल्ट रहेगा ये तो देखने वाली बात है जी। बहुत दिलचस्प राजनीति हो रही है। कुछ हिडन एजेंडे हैं जिनको आगे बढ़ा रहे हैं केजरीवाल भी, राहुल गांधी भी। दोनों के अपने फ्रस्ट्रेशन भी हैं, नाकामियों के, रिजेक्शन के, तमाम चीजें हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस पर तो हम 2-3 प्रोग्राम कर सकते हैं केजरीवाल और राहुल गांधी की दशा पर, लेकिन हमारा आज का एम ये नहीं है। आपने देखा होगा अवनीश जी, बहुत सारे कॉकरोच निकल करके सामने आ गए। बरसात का मौसम है वैसे। नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, प्रकाश राज, एक बता रहा है कि मैं अमेरिका में था जिसके सिर पे एक भी बाल नहीं है और जो आजकल एक गायन के टैलेंट हंट के प्रोग्राम में जज भी बना हुआ है। वो कह रहा था कि उफ, क्या ये नाकारा सरकार है, नालायक सरकार है, या क्या बता रहा था। और कह रहा मेरा भेजा फटा जा रहा है। तो मैं तो कल्पना कर रहा था कि तरबूज की तरह कहीं इनका भेजा फट करके बिखर ना जाए। तो ये ड्रामेबाज, ये एक्टिंग में विश्वास करने वाले लोग, और जो पचा नहीं पा रहे हैं बरसों से, जिनको अखलाक पर अवार्ड वापसी का ढोंग पाखंड करना आता है, और ये लोग जब पहलगाम में 26 हिंदुओं की पहचान करके हत्या की जाती है, पुलवामा में हमारे जवानों को उड़ा दिया जाता है, उड़ी में हमारी सेना को निशाना बनाया जाता है, तो ये आपराधिक चुप्पी साध जाते हैं सारे के सारे। और ऐसे मौके पर केवल हाथ सेकने के लिए ये सारे कॉकरोच इकट्ठा हो गए और बिलों से बाहर निकल आए। सर, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। और आप याद कीजिए, ये लोकसभा चुनाव के बाद जब संसद का पहला सत्र हुआ, धन्यवाद जो प्रस्ताव राष्ट्रपति का, और उस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। ये उन्होंने इस अपने कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले भाषण में संसद की कार्रवाई के दौरान ये कहा था। जब कांग्रेस एक्टिव, उसका इकोसिस्टम एक्टिव होना ही एक सेट पैटर्न है। इसीलिए आप डॉट्स अगर जोड़िएगा तो आपको कुछ भी नया नहीं दिखाई देगा। जो साल 2015 से लेके और इस काकरोच गिरोह तक लगातार चलते आए, चाहे वो अवार्ड वापसी का रहा हो, चाहे उसके बाद शाहीन बाग का रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे इस तरह की और भी जितने भी आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया। कारण क्या है कि इनको भरोसा ये रहता है कि साहब, जो इस देश में एक फ्रस्ट्रेटेड, हालांकि किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड, उनके अपनी धार्मिक वजह है, मजहबी वजह है। धार्मिक शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया कि मुसलमान तो हमको भीड़ के रूप में सड़क पर मिल जाएगा, और मुसलमान भीड़ के रूप में सड़क पर मिल जाएगा तो वो एक्सपर्ट होता है, वो हाथ में फटाक से पत्थर उठाएगा और चला भी देगा। पहला भरोसा ही। आप याद कीजिए, राहुल गांधी भी तो लगातार आह्वान ये करते रहे कि भाई आओ सड़क पर उतरो, अराजकता करो, शुरू करो। और ये जितना एक इकोसिस्टम का वर्ग है, इसमें वो कथित फिल्म स्टार्स हैं, अपने आप को, यहाँ तक कि आप देखिए एक पूरा पैटर्न है, उसमें आपको कंटेंट क्रिएटर अपने आप को कहने वाले, इन्फ्लुएंसर कहने वाले भी आपको मिल जाएंगे तरह तरह के। इसमें आपको बड़ी बिंदी गैंग मिल जाएगा,
इसमें आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो क्रिप्टो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, वो मिल जाएंगे, वो उनका अपना आधार होता है कहने का। कुछ इसमें योगेंद्र सलीम यादव जैसे आंदोलनबाज मिल जाएंगे, जिनको कि बिना किसी मतलब के ये काम करते ही रहना है, नकारात्मक काम करना है, जिनको कांग्रेस के लिए पिच बनानी है। भाई वो खुल के कह चुके हैं कि कांग्रेस के लिए हम पिच बनाने वाला काम करते हैं। तो ये कांग्रेस के मनरेगा मजदूर है, ये सारे के सारे जो इकोसिस्टम वाले हैं, ये कांग्रेसी मनरेगा मजदूर हैं। इसमें अपने समय के कथित संपादक शामिल हैं, इसमें अपने समय के कथित आप देखिए एक पूरा इकोसिस्टम, आप जुडिशरी में चले जाइए वहां पर है, एकेडमिक्स में चले जाइए वहां पर है, जर्नलिज्म में चले जाइए वहां पर है। तो ये एक पूरा गिरोह है। और एक मिर्ची और लगी है सर, हम लोग बार बार हिट की बात कर रहे हैं, एक हिट अमित शाह और मोदी सरकार ने और मारा है। वो हिट है एफसीआरए का, जो अमेंडमेंट और एफसीआरए में जिस तरह के नए प्रोविजन किए गए हैं। दरअसल ये दर्द जो एक आप देख रहे हैं पूरी कवरेज, आप सोचिए जंतर मंतर पर इंटरनेशनल मीडिया, अब तो बाकायदे उस लेडी का नाम आ गया है, उसका बैकग्राउंड भी पता चल रहा है, वो जर्नलिस्ट उसको कवर, तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया आप देखिए इस प्रदर्शन को किस तरीके से ले रहा है। दर्शक मैं कहूंगा कि आप गूगल करिएगा किस तरीके से प्रायोजित ढंग से इसको कवर किया जा रहा है। एफसीआरए की चोट बड़ी गहरी लगी है। कारण ये कि मोदी ये जानते हैं कि जब तक इनके जेब पर लात नहीं पड़ेगी, इनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो नहीं बंद होगा, तब तक इस तरह की चीजें लगातार नकारात्मक चलती रहेंगी। तो वो जो चोट पहुंची है, और ममता बनर्जी की सरकार के जाने के बाद वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से एक मोरल डाउन हुआ है, जो कि एंटी इंडिया फंडिंग वो बाहर से होती थी, तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर है जो कि सत्ता से हो। देखिए राहुल गांधी, कांग्रेस है, विपक्षी की कोई पार्टी कितना पॉलिटिकली उसको समर्थन देती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सरकार कितना वहां पर सहयोगी मिल जाती है। तो आप देखिए हब बना दिया था कोलकाता को, और यही कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री आए तो सबसे पहले कोलकाता जाके लैंड हुए। वो ढाढ़स बनाने गए थे उस कन्वर्जन महा सेंटर्स मिशनरी ऑफ चैरिटीज में कि आप चिंता नहीं करिए, हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि उनका एक कैथोलिक कन्वर्जन का अड्डा उसको ध्वस्त किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो लड़ाई जरा दूसरे लेवल की है, और ये किस तरह की लड़ाई है इसे राहुल गांधी के विदेशी मास्टर्स समझ रहे हैं, और 10 जनपद वो उसके अंदर का जो वेटिकन वाला जो चरित्र है वो बहुत अच्छे से समझ रहा है। इसलिए बिना किसी चुनाव के आप देखिए ना, इस तरह इस समय आपको हंगामा करने का क्या मतलब है? कैसे गिरा दोगे नरेंद्र मोदी की सरकार? अल्पमत में लाके गिरा दोगे, और हल्ला करने से और लाठियां तोड़ने से, पत्थर चलाने से मोदी सरकार गिरने वाली है? क्या इनका सोच है कि 4 पत्थर चलाने से मोदी सरकार गिरेगी? और मैं तो ये कहता हूं कि इनको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि अगर इस सरकार और चल रही व्यवस्था के समर्थन करने वाले अगर सड़क पर उतर गए तो इनकी क्या गति होगी। अभी तो 2-4 राष्ट्रवादी बच्चे जब ये सनातन का अपमान करते हैं तो 2-4 वहां पर राष्ट्रवादी पहुंच के इनका जो है चक्का छोड़ा दे रहे हैं, पसीना ले आ दे रहे हैं सवाल पूछ के। अगर इनके सापेक्ष अगर दूसरी भीड़ निकल गई तो फिर इनको भागते भागते कहीं जगह नहीं मिलेगी सर। जी मैं ये कह रहा था कि केजरीवाल का पूरी तरह से एक्सपोज हो जाना, जैसे नेपाल का जिक्र करना, बांग्लादेश का जिक्र करना, जैन जी का जिक्र करना, सड़कों पर उतरने का आह्वान करना, और जो अभी तक थोड़ा बहुत हमारी आपकी चर्चाओं में था कि ये कॉकरोच किसी और के नहीं है, सब कांग्रेस के केजरीवाल के छोड़े हुए हैं, बुलाए हुए हैं, वो तो अब सौरभ भारद्वाज से लेकर के मनीष सिसोदिया, खुद केजरीवाल, आतिशी, इन सब ने जाहिर कर दिया बिल्कुल कि ये हमारे ही कॉकरोच हैं। तो ये केजरीवाल का एक्सपोज होना पूरी तरीके से, और पर्दे के पीछे से निकल करके बाहर आकर के खड़े हो जाना, ये इनको नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा? सर, आत्महत्या हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की
इस देश में अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, और ये पंजाब में दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति का सामने आना और ये जाहिर हो जाना, हालांकि जाहिर तो पहले दिन से ही था, हम आप बात कर रहे थे, जैसे लोग, तमाम लोग चेता भी रहे थे, सारी चीजें बता भी रहे थे, लेकिन सवाल ये होता है कि आप नरेंद्र मोदी नाम के एक ऐसे ब्रांड के क्रेडिबिलिटी के सामने अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। पहला तो ये यही दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को ये पहले ही पता था कि मैं अगर किसी आंदोलन के बहाने इस देश में लीड करने खड़ा हो जाऊं तो मेरे नाम पर कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए बगल से काकरोच को ले आओ। और इतनी जल्दी उसका खुल के सामने आ जाना क्यों? क्योंकि अधीरता ये केजरीवाल के अंदर। और दूसरा एक चीज और है, केजरीवाल और उसकी राजनीति बाई नेचर अराजक राजनीति है, वह शहरी माओइस्ट है, तो उसको इस तरह की अराजकता ही पसंद आती है। इसीलिए आप देखिए बाद में होड़ मच गई, संजय सिंह ने राहुल के खिलाफ ट्वीट कर दिया कि ये जाके वहां बैठ गए। तो ये एक तो थोड़ी सी आस जगा के और उसको लपकने का भी प्रयास है। इनको लगा कि ये बहुत बड़ी चीज हमने कर दिया है। जैसे कई बार लगता है ना, जब हासिल कुछ नहीं होता, भाई 4 बार फेल हो रहे हैं, और मान लीजिए एक बार जो है वो पासिंग नंबर मिल गया 17-18 नंबर, तो फिर वो फूल के कुप्पा हो जाता है सर कि अरे हमारा तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाँ, माँ जो है घर में पहुंच के जो है वो मुंह चूम लेती है कि वाह, माथा चूम लेती है कि अरे वाह बेटा, तुम तो इस बार कुछ ले आए 0 की अपेक्षा। तो इनको यही लगा। सवाल फिर वही मैं एक बार दोहराऊंगा कि इस तरह के आंदोलन, इस तरह की माहौल, गुस्सा, इसकी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर, लेकिन वो सरकार के प्रति होनी चाहिए। पहले जनता क्रोध में हो, जनता असंतुष्ट हो, जनता को आक्रोश हो, वह नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रति आप इस देश में क्रोध, गुस्सा पैदा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, पेपर लीक जैसे मामले आते हैं, चढ़ावा चोरी जैसे मामले आते हैं, लोग दुखी होते हैं, उम्मीद भी इन्हीं से है। यही वजह है कि लगातार तीसरी बार सत्ता रिपीट हुई। अगर उम्मीद नहीं होती तो नहीं होती थी साहब। आपके समय में आप कहते थे हम ही देश बनाए हैं, हम ही देश पैदा किए हैं, तो ठीक है भाई, आपसे उम्मीद थी, तभी आपके नाना, आपकी दादी, आपके पापा सरकार पर सरकार बनाते गए। अब एक आदमी 2014 से आया है, एक पार्टी 2014 से आई है, वो एक मॉडल दे रही है इस देश का, चाहे वो वैचारिक मॉडल हो, चाहे कल्चरल मॉडल हो, देश के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, उसकी सरकार बन रही है। आप बीच में जो है वो पत्थर उठा के उस आदमी की सरकार गिराने चले, क्या बात करते हैं जी? वैसे तो ये गंभीर प्रश्न है और बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। आप प्रधानमंत्री आवास के मुहाने पर जाकर के बैठ जाएं, जो इस देश का मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जोन है, जहां किसी को खड़ा नहीं होने दिया जाता है। वहां जाकर के आप 100-200 लोगों को, 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को लेकर के बैठ जाएं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी बहन जी को लेकर के जाकर बैठ जाएं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, उस पर हम आखिर में बात करें। दूसरा पहलू ये है अवनीश जी कि ये वो लोग थे जो राजकुमारों की तरह रहते थे। ये वो लोग थे जिनको एसपीजी का सुरक्षा कवच मिला हुआ था। ये वो लोग थे, जब निर्भया के साथ कांड हुआ या अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो ये लोगों के बीच में नहीं आए, युवाओं के बीच में नहीं आए। सोनिया गांधी जरूर मिली थी एक बार आंदोलनकारियों से, ये दोनों भाई बहन कहीं दिखाई नहीं दिए। ये हालत कर दी है मोदी और शाह ने कि आज सड़क पर आ गए हैं, लिटरली सड़क पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के प्रवेश द्वार के सामने जाकर के जमीन पर बैठे हुए हैं, हल्ला मचा रहे हैं। और प्रियंका वाड्रा, जब उनको पकड़ा जाता है, बस में ठेला जाता है, तो बस की खिड़की पर खड़े होकर के एक आम प्रदर्शनकारी की तरह नारेबाजी कर रही है। और एक कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर निम्न रैंक की, वो बार बार उनका हाथ पकड़ करके बस के अंदर ठेल रही है। आज ये हालत हो गई है दोनों भाई बहनों की। और सर, इस परिवार की ये हालत
इसी देश के मतदाताओं ने किया है। ये कोई नरेंद्र मोदी ने कहीं से अपने हक में कोई फैसला लिखवा के सुप्रीम कोर्ट के जरिए या संगीनों के साए में या कब्जा करके, या जो ये इस समय कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की सरकार गिर जाए, हम नेपाल बना के सरकार गिरा देंगे, हम बांग्लादेश बना के सरकार गिरा देंगे, उसने तो हालत इनकी नहीं की है। उस आदमी ने तो ये हालत नहीं की है ना कहीं से। उसको तो इस देश के करोड़ों मतदाताओं ने चुन के तीसरी बार बैठाया है सत्ता पे। और ये परिवार और इस परिवार के जितने ये दोनों चश्मो चिराग हैं, तो ये तो बाई बर्थ प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के। लेकिन जनता ने ये तय किया है कि राहुल गांधी, तुम जो प्रधानमंत्री पैदाइशी अपने आप को समझते हो, तुम्हारी राजनीतिक बिसात औकात हम तय कर रहे हैं लोकतंत्र के मालिक मतदाता, कि तुम उनके गेट के बाहर जाके लौट सकते हो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। यह इस देश के मतदाता ने तय किया है। कोई नरेंद्र मोदी ने इनकी हालत ये नहीं की है, किसी शाह ने इसकी हालत नहीं की है सर, बिल्कुल नहीं। हमने आपने किया है सर, इस देश के लोगों ने तय किया कि हम तीसरी बार इस सरकार को चुन रहे हैं, जो सरकार हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान दिला रही है, जो हमें आर्थिक प्रगति दिला रही है, जो हमारे गरीब अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए जो भूखा रह जाने की स्थिति में है, ऐसे तमाम परिवारों को राशन दे रही है, बुजुर्गों से लेके सबको मेडिकल कवर दे रही है। हमारा किसान जो है वो एक सम्मानित राशि पा रहा है। हम हाईवेज देख रहे हैं, हम देश की तरक्की देख रहे हैं, हम खुलते एम्स देख रहे हैं, हम यहाँ तक कि शौचालय भी इस आदमी की सरकार द्वारा देख रहे हैं, हर घर में बना हुआ। हम नालियां बजबजाते हुए उसको देख रहे हैं इस आदमी की सरकार में। तो ऐसे में तुम्हारी जगह इस देश का मतदाता ही तय किया है ना, और ये तुम्हारा प्रारब्ध है। और तुम उसके बाद भी ये कहते हो कि हम चुनाव में भले ना तुमको हरा पाए, तुमसे हम जीत ना पाए नरेंद्र मोदी, लेकिन तुम गद्दी छोड़ दो। ये कैसे संभव है? इसलिए इनको अब दरअसल भारत के लोकतंत्र की असली औकात पता चल रही है। ये पैदाइशी दुकान नहीं है कि पहले बड़े लाला जी बैठा करते थे, फिर गद्दी उनका बेटा संभालेगा, फिर उनका पोता संभालेगा, और वो बड़े फक्र से कहेगा, जब पूछा जाएगा कि भाई साहब कितने साल पुरानी दुकान है, तो कहेगा हम 4th जनरेशन है जो दुकान चला रहे हैं। तुमने इस देश की राजनीति को बाजार बना दिया था, उसी तरह खानदानी जैसे दुकान में एक पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, वो इस देश में अब नहीं चलेगा। तो तुम्हारी जगह यही है। तो किसी मोदी ने, किसी शाह ने इनको इनकी ये औकात नहीं दिखाई है। सड़क पर लाए हैं इस देश का मतदाता, और जब तक वो चाहेगा ये वहीं बने रहेंगे। इनको इस तरीके से अराजक कोई क्रांति करके इनसे नहीं संभव हो सकता कि इस देश में ये कोई बदलाव कर सके राजनीतिक रूप से। भाई इनको ये चीज कोई समझा दे सर कि भैया देख, तुझे कुछ अगर उखाड़ना है तो चुनाव में ही जाके उखाड़ना होगा, बाकी तू अब वोट चोरी का मुद्दा लेके आके खड़ा कर, वो नहीं चलेगा। तो तुमको जाके नरेंद्र मोदी को ईवीएम पर हराना पड़ेगा, बूथ पर हराना पड़ेगा। ये लहरा लहरा के तुम सड़क पर लोटो, चप्पल उठा के फूंको फेंको, तुम्हारा ये कैरेक्टर है। और बाकी इस देश के मतदाता ने तुम्हारा ये हाल किया है जी। नहीं, एक तो इतने अच्छे अच्छे मॉल्स खुल गए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया जो है नई नई दुकानें खुल गई हैं। एक तो आपकी दुकान पुरानी, दूसरे उसमें गल्ला नहीं, तीसरे आप लोगों का व्यवहार, जो गल्ले पे बैठे हुए हैं उनका व्यवहार बहुत ही खराब है। आपके दुकान के सारे कर्मचारी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, आप उनको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप लड़ने चले हैं उनसे। आखिरी सवाल क्या टिप्पणी है मजा लेने के लिए। 2 दिन से लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि चलो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं आपके कहने पर, तो उसके बाद जो आएगा झेल लोगे उसको। फिर ये मत कहना कि वापस नरेंद्र मोदी को ही ले आओ। सर ये बीजेपी के साथ बड़ा पुराना जुमला है। अटल आडवाणी थे तो आडवाणी जी के नाम पर भी दग जाते थे, फिर अटल जी बड़े अच्छे हैं, बोले आडवाणी जी आएंगे तो क्या होगा। तो ये सही है, अभी तो चाय वाला अगर ठीक है तो फिर ये जो गाय वाला है उसको कैसे झेल पाओगे।
तो दो राहे पर खड़े हैं और भविष्य अभी काफी लंबा, 29 के बाद भी ये सोच रहे हैं कि ये अगला आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये एक मतलब कई बार तो मैं भी सोचता हूँ सर कि राहुल या अखिलेश या विपक्ष के कोई भी नेता हो, जब उनको लड़ना योगी और मोदी जैसे लोगों से हो, तो फिर इसमें उनका भी बहुत ज्यादा दोष नहीं है। मतलब इतनी कठिन लड़ाई, मैं तो रोज सोचता हूँ कि अगर मुझे एडवाइजर बना दे तो मैं राहुल भैया को एडवाइस क्या करूंगा कि यार मोदी से आप ऐसे ऐसे करके लड़ो। तो थोड़ा सा संवेदना भी कभी कभी जगती है, लेकिन अब क्या करिएगा सर, ये भी प्रारब्ध है कि ऐसे समय राजनीति करने आए हैं राहुल गांधी जब सामने नरेंद्र मोदी हैं। अखिलेश भाई की भी यही हालत है कि सामने योगी हैं। और बौखलाहट का स्तर ये है, कल प्रधानमंत्री आवास के सामने खड़ी होकर के प्रियंका कह रही थी कि बाहर आओ, बाहर आओ। जो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बकवास पर एक टिप्पणी नहीं की, बोले ही नहीं, वो आप भाई बहनों की इन रोजाना की उछल कूद पर बोलेंगे, आपके गाली देने पर रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये आज तक नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए। और अगर आप सामने वाले की ताकत को नहीं समझ पा रहे तो आप क्या खाक लड़ेंगे उससे। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए, बहुत सुंदर शब्दों में सारगर्भित तरीके से सारी चीजों को समझाने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। और अवनीश जी का चैनल आप जानते हैं प्रारब्ध, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्ते।